हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण सिंह। आप लोगों का प्रेप आईएएस के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अप्रोच और स्ट्रेटजी को समझेंगे। इट मीन्स इस सेशन के अंदर हम लोग उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी को कैसे टैकल किया जाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में मेंस के पर्सपेक्टिव में भी। इन सब के साथ साथ में यदि आप सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और हमें यहाँ समझना है यहाँ पर कि यदि आप लोगों ने जिन लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और दूसरी चीज़, इस टॉपिक की एक अच्छी समझ बनाने के लिए पूरे वीडियो को अच्छे से यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके पूरे डाउट्स सारे क्लियर होंगे कि किस अप्रोच के साथ ज्योग्राफी को डील करना है यानी ज्योग्राफी को समझना है या जानना है। एंड इट मीन्स ये हुआ कि आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी को समझेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को सिलेबस को समझेंगे। तो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या कह रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, यूपीएससी मेंस का सिलेबस, लास्ट प्रीवियस ईयर में ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ उनको एनालाइज करेंगे हम लोग। इनके साथ साथ में किन बुक्स को पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी के लिए, किन बुक के थ्रू प्रिपेयर करना चाहिए ज्योग्राफी की, को कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए ज्योग्राफी की, इन सारी बातों को समझेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबसे बोल दूं कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेहतर समझ के लिए लास्ट तक बने रहें। देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो हम लोग ज्योग्राफी के सबसे पहले सिलेबस की यानी अप्रोच और स्टडीज की बात करते हैं। ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का हमारा अप्रोच या स्ट्रेटजी क्या होगा, तो फर्स्ट थिंग हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले वो है इसके सिलेबस को, यानी सिलेबस को समझा जाए। सिलेबस हमारा, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस, प्रीलिम्स टेस्ट का और मेंस का। तो प्रीलिम्स टेस्ट में आइएगा तो ये आपको जीएस पेपर 1 से रिलेटेड होगा, जीएस पेपर 1 से। इट मीन्स प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जिसको हम सामान्यतः सीसेट के पेपर के नाम से जानते हैं। लेकिन मेंस में आइएगा तो मेंस में इसका संबंध जो है वो आपको जीएस पेपर 1 में है, जीएस पेपर 1 में है, और जीएस पेपर 3 में ये डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट फॉर्म में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी या डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता हुआ टॉपिक बनेगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा ही समझेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को समझते हैं। देखो, प्रीलिम्स के सिलेबस को देखोगे तो लिखा हुआ इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। इट मीन सिंपल शब्दों में यूपीएससी कह रहा है कि आपको भारत और विश्व के भूगोल को पढ़ना है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से सेक्शन को, किस पार्ट को पढ़ना है, तो फिजिकल पार्ट को, सोशल पार्ट को, इकोनॉमिकल पार्ट को। इट मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक या प्राकृतिक भूगोल कह सकते हैं, सोशल ज्योग्राफी जिसको सामाजिक भूगोल या मानव भूगोल भी कह सकते हो, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जिसको हम लोग आर्थिक भूगोल के नाम से जानते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड का ये डिस्कस करना है। इसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इट मीन्स ये कह रहा है आपका सिलेबस प्रीलिम्स में कि जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं उन जनरल इश्यूज को डिस्कस करना है। इट मीन्स इनके साथ आपको कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं लेनी है, एक बेसिक समझ को समझना है इनसे रिलेटेड। ठीक है, इट मीन्स आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं लेनी है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एक बेसिक नॉलेज है। ठीक, इसके अलावा डेमोग्राफिक्स जिसको हम लोग जनसांख्यिकी आज के नाम से समझते हैं या पॉपुलेशन से समझते हैं, इसके बारे में। इनके साथ साथ देखोगे तो करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। देखो, ये जो आप देख रहे हो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वर्ड यूज किया हुआ है, तो रियल में ये ज्योग्राफी तो डायरेक्ट नहीं है, बट ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक डायनेमिक सेक्शन है, कहीं ना कहीं इसका करंट से रिलेशंस बनता है, इसी वजह से ये पार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो, ये तो आप प्रीलिम्स का सिलेबस। जब हम मेंस के सिलेबस की आते हैं तो मेंस में है सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यानी विश्व के भौतिक भूगोल का मुख्य विशेषताएं, यानी सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस करना है। इनके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करना, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझना हमें है कि हमारे सिलेबस में दिया अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑब्वियस है साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसमें शामिल होगा, बट स्पेसिफिक देखोगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिलेबस में इसे मेंशन किया हुआ है।
यूपीएससी ने अपने सिलेबस में साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को स्पेशली मेंशन कर रखा हुआ है। इसके पीछे वजह ये है कि हम लोग जिस रीजन्स में रहते हैं साउथ एशियन पार्ट में, हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इट मीन्स इसके बारे में हमारी एक अच्छी समझ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इनके बाद आप देखोगे तो आपके पास है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इट मीन्स ये कह रहा है कि जो भी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उन सभी इंडस्ट्रीज की लोकेशंस को कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं ये भी समझना है, जो आपको वर्ल्ड में साथ में इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। इट मीन्स इंडिया की इंडस्ट्रियल लोकेशन को भी समझनी है। अब खुद सोच के देखो, यदि आप नेचुरल रिसोर्सेज की समझ रखते हो तो आपके बाद उनके बाद ये पार्ट मेंशन किया गया सिलेबस में। तो सिलेबस में जब कोई चीज़ क्यों मेंशन है, पहले कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्यों आया, तीसरा पार्ट क्यों आया, आप इजीली समझ सकते हो। जैसे यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के सैलेंट फीचर को समझते हो तो उससे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज समझोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज समझोगे, और इनको समझ गए तो इंडस्ट्री को इजीली समझ पाओगे किस पार्ट में कौन सी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने सिलेबस में जो पॉइंट्स पहले मेंशन करते हैं उनके पीछे भी कुछ लॉजिक होती हैं, उन्हें हमें समझना होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो अब इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एटसेट्रा, यानी इन्हें कुछ समझना है। इसके बाद आप आओगे तो ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंज इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप, यानी जो आपको क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं इसके अंदर, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स चेंज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। फिर रोल ऑफ पॉपुलेशंस, जनसंख्या का रोल एंड एसोसिएटेड इशूज, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि डेमोग्राफिक सेक्शन या सोशल ज्योग्राफी का पार्ट या ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, वो हमारा बन गया। इनके बाद अर्बनाइजेशंस एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, अब यदि नगरीकरण हो रहा है तो उससे संबंधित क्या समस्या बनेगी और उसके समाधान को देखा जाए। ये कुछ हमारा ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस है, इन मीन्स हमें मेंस में पढ़ना होता है। पेपर 3 में हम बात करें, देखो पेपर 3 में ज्योग्राफी डायरेक्ट नहीं है, ध्यान ये रखना कि पेपर 3 के अंदर ज्योग्राफी का रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता हुआ था। इसी कारण से इसको यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। देखो डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ना है, मेजर क्रॉप्स वगैरह। बेसिकली इसको हम लोग एक साइंस के अंदर भी, साइंस एंड टेक में भी जोड़ सकते हैं और जोग्राफिक साइंस भी जोड़ सकते हैं, कुछ हद तक इकोनॉमी से भी रिलेटेड हो जाता है। यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये इकोनॉमी में भी डिस्कस कर जाता है, जोग्राफी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा, ये आपको ज्योग्राफी के साथ भी डिस्कस कर जाओगे, इकोनॉमी में भी पढ़ जाओगे। कंजर्वेशंस, इन्वायरमेंटल्स, पॉल्यूशंस, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपका हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इट मीन्स पेपर 3 में देखा जाए तो ज्योग्राफी डायरेक्टली ना होकर के किसी न किसी सेक्शन को सपोर्ट करता हुआ है, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड दिखता है, कहीं पे जाओगे तो ये आपको इकोनॉमी से रिलेटेड हो रहा है, कहीं पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हो रहा है, कहीं पर ये डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट से रिलेटेड हो रहा है। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि ज्योग्राफी का सिलेबस प्रीलिम्स का क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि लास्ट कुछ सालों में, 2-3 सालों के अंदर या उससे पहले ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि मैं 2017 का एक आपके पास चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देखोगे ज्योग्राफी से करीब करीब 7% लिखा हुआ है। इट मीन्स 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो आउट ऑफ 100 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से डायरेक्टली रहे हैं। इसमें मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को नहीं जोड़ा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। उसी तरीके से आप देखोगे आपको 2018 में करीब करीब ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चंस रहे हैं, 17 क्वेश्चंस रहे हैं। और आप आइएगा 2019 में तो ज्योग्राफी के अप्रोक्स 14 क्वेश्चंस है। इन सारे में आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको अलग से दिख रहा है, 11 क्वेश्चंस है। ठीक है, यदि हम लास्ट ईयर की बात करें 2020 की, तो 2020 में ज्योग्राफी से करीब करीब 12 क्वेश्चंस थे, जबकि इन्वायरमेंट से देखोगे 16 क्वेश्चन थे। इट मीन्स यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी से ऑन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस आपको एवरेज मिल ही रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर्स। इट मीन ज्योग्राफी के हम क्वेश्चंस की बात करें तो ईच एंड एवरी ईयर्स हमको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो आपको 10 to 12 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मिलते ही मिलते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है,
और यदि हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी सारी चीज जोड़ दें तो करीब करीब 20-25 क्वेश्चन चले जाते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ऐड करते हैं। इट मीन ज्योग्राफी एक मेजर रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको प्रीलिम्स को क्रैक करने में, क्योंकि ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को जोड़ा जाए तो 25-30 क्वेश्चन तक देखोगे कभी कभी होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी से लास्ट कुछ ईयर में क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। अब देखो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है ये हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं ज्योग्राफी की बात, देखिएगा थोड़ा सा समझेंगे ज्योग्राफी की स्टडी को कैसे स्टार्ट करें। देखो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी भी है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी है, फिजिकल, सोशल, जिसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, ह्यूमन, और आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी या नेचुरल ज्योग्राफी जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल का होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, एयर प्रेशर, जो चीजें हैं ये आपको फिजिकल नेचर ने दिया, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। सोशल या ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए हमने डेमोग्राफी की बात की थी या अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेमोग्राफी है, अर्बनाइजेशन है, इस तरह की जो एक्टिविटीज है जहाँ पे मानव का जुड़ाव बनता है, ये सोशल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। जबकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप आते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली आप देखोगे तो एग्रीकल्चर, कृषि एक प्राइमरी एक्टिविटीज भी है और ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, मीन इकोनॉमिक से रिलेटेड है। या इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। इसी दोनों को सपोर्ट करता हुआ देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आप देखोगे तो एनर्जी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है, सारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी जहाँ पे नेचुरल चीज़ें होती हैं, सोशल या ह्यूमन ज्योग्राफी जो मैन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन पार्ट को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ऐसे सेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट को। ठीक है, ये समझ रहे हम लोग। अब यहाँ पे समझो आप लोग, इस ज्योग्राफी जो वर्ड है तो ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है अर्थ और एक स्टडी। जियो एंड ग्राफी जिसका मीन था अर्थ एंड स्टडी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ अर्थ। यदि आप पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हो, ज्योग्राफी की बात करें तो क्या करना है, अर्थ सरफेस को पढ़ोगे। इसके अलावा इसी अर्थ सरफेस के चारों तरफ हमारा, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, हम लोग स्टडी करते हैं और ये हमारा अर्थ सरफेस है। इस अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमोस्फियर है, इस एटमोस्फियर को भी समझेंगे हम लोग ज्योग्राफी के अंदर। और एटमोस्फियर में क्या है, एयर वर्ड है। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। एयर सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर। यही एयर जो है पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है, इससे हम लोग एटमोस्फियर कहते हैं। ऑब्वियसली ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं, बट पार्ट किसका होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल पार्ट है ये। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की सतह अर्थ सरफेस की स्टडी करते हो, इसके चारों तरफ के वातावरण की स्टडी करते हैं, और इसके इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है ये जियोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट है, बट ज्योग्राफी में भी इसे हम लोग पढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं यदि अर्थ सरफेस को, ध्यान समझना यहाँ पर, यदि आप अर्थ सरफेस की बात करते हैं, अर्थ सरफेस पे आप पढ़ते हो, सबसे पहले क्या, अर्थ सरफेस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जैसे कुछ ऐसा दिखता होगा आपको, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन। ओशंस में जाओगे तो वाटर बॉडीज हैं, ऐसे ओशंस के अंदर इस तरह से पानी है। ये इस ओशंस में भी कुछ माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड स्केप्स दिख रहे हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन या ओशंस के अंदर माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन सब की स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं। तो अब ये से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा, बट फिजिकल ज्योग्राफी का भी एक सब ब्रांच है। जैसे ज्योग्राफी के ब्रांच हुए ना, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, उसी तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी का भी सब ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, तो हिंदी बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। इस जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, यानी फीचर्स ऑफ लैंडस्केप्स, यानी जो ये स्थल रूप बने हुए पर्वत, पठार, मैदान या पर्वत, नदी, महासागरों में जो माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इन सब की जो स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के जिस ब्रांच में, उसे बोलते हैं लोग जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, पृथ्वी के स्थल रूपों का
वैज्ञानिक अध्ययन है ये, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड घटनाओं को जिसमें पढ़ते हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी, तो ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसके अलावा ओशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, ओशंस वाटर के अंदर सैलिनिटी है, टेम्परेचर्स हैं, टाइड्स हैं, या ओशंस में कोरल्स मिलते हैं, इसे हम लोग ओशनोग्राफी में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अर्थ सरफेस पे आइएगा तो लैंड पार्ट है, जैसे वाटर बॉडी यहाँ दिख रहा है, और लैंड पार्ट है, तो इस लैंड पार्ट पर आपको सॉइल भी मिल देंगे और वेजिटेशंस भी होगा, पेड़ पौधे भी होंगे, यानी इसी स्थलीय भागों पर देखोगे तो मिट्टी भी है, पेड़ पौधे भी है। तो ज्योग्राफी में सॉइल और वेजिटेशन को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बायोज्योग्राफी। इट मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, ऑल आर द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होंगे, यानी भौतिक भूगोल से ही संबंधित हैं। चाहे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, ओशनोग्राफी की बात करें, या बायोज्योग्राफी की। आप देखो, यदि जियोमॉर्फोलॉजी की समझ बन जाती है, क्लाइमेट की समझ बन जाती है, ओशनोग्राफी की समझ बन जाती है, बायोज्योग्राफी की समझ बन जाती है, इन सबको इंडिया की ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर दोगे तो पूरे इंडियन ज्योग्राफी की भी समझ बन जाएगी। तो हमें पढ़ने में क्या करना होता है कि पहले ये फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट को शुरू करना है। देखो कई बार क्या होता है बच्चों को कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू करें या ह्यूमन ज्योग्राफी करें या फिजिकल ज्योग्राफी, तो मैंने देखो यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी के सब ब्रांचेज आपके सामने इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी को समझ जाओगे, उसके बाद आप आते हो ह्यूमन ज्योग्राफी पे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आसानी से समझोगे, क्योंकि क्लाइमेट की समझ होने का अर्थ है मानव पर उसका प्रभाव पड़ता है, इजीली समझोगे। जियोमॉर्फोलॉजी समझते हो तो इसे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना आपके लिए इजी होगा, यानी आसानी से समझ सकते हो। ओशनोग्राफी समझोगे तो ओशंस में होने वाले चेंजेस, जो आइस है मेल्ट होना, या ओशंस में मिलने वाले मिनरल्स को बहुत इजीली समझोगे। और यदि आप बायोज्योग्राफी की समझ रखते हो तो आपके लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी ये हेल्प करेगा। तो इनको समझने के बाद हमें इंडियन ज्योग्राफी के साथ पढ़ना है, यानी समझना है। यानी पहले हमें जियोमॉर्फोलॉजी समझनी है, फिर क्लाइमेटोलॉजी समझनी है, फिर ओशनोग्राफी समझनी है, फिर बायोज्योग्राफी समझनी है, और लास्ट में हम लोग आकर के इंडियन ज्योग्राफी के साथ इन सबको जोड़ देंगे, जियोमॉर्फोलॉजी को भी, क्लाइमेटोलॉजी को भी, ओशनोग्राफी को, बायोज्योग्राफी। इट मीन्स एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये चीज़ें हमें क्यों पहले पढ़ने से रीज़न ये होता है कि एक सारे आपस में रिलेटेड होती हैं। जैसे क्लाइमेट है तो क्लाइमेट की यदि अच्छी समझ हो जाएगी तो आपके लिए ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी समझना बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रीजन में सॉइल और वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेट या वेदर से ही अफेक्टेड होते हैं। बहुत इजीली आप समझ जाओगे। क्लाइमेट की समझोगे तो ओशंस वाटर के टेम्परेचर की बात करते हैं, ओशंस की सैलिनिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ पाओगे। और जियोमॉर्फोलॉजी की समझ रखते हो आपके लिए बहुत इजीली सॉइल के नेचर्स को समझना आपके लिए इजी होगा, वेजिटेशन को समझना इजी होगा, यानी सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हमारा अप्रोच कुछ ऐसा ही होना चाहिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। ठीक है, और लास्ट में लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ डील करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में जो भी चीज़ पढ़ते हो उसमें मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन ज्योग्राफी के अंदर यदि आप आते हैं तो मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्योग्राफी में मैपिंग पे भी हमें काम करनी है, मैप पे भी काम करनी है, यानी मैप पे आपको धीरे धीरे एक अच्छी समझ बनानी है। मैं इसमें मैप पे भी कुछ लेक्चर्स लेकर आऊँगा टाइम टू टाइम। आपको एक मैं लेक्चर ये भी लेकर आऊँगा कि मैप को कैसे पढ़ाएं, कुछ एक पूरी एक लेक्चर लूँगा मैं कि मैप को कैसे पढ़ें, यानी ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे हो कि ज्योग्राफी को कैसे डील करना है। अब देखो क्या है, अभी तक हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी के सिलेबस को समझा, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कितने पूछे गए, ज्योग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेज है, पार्ट है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी को तैयार करना है। क्या करना है, पहले फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद हम लोग ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, यानी समझेंगे ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। ठीक है, और यदि इन सारी चीज़ों की समझ हमारे पास बन जाती है तो उसे इंडिया के साथ रिलेट कर लेंगे, मीन इंडिया की ज्योग्राफी के साथ जोड़ देंगे, इंडिया के फिजिकल पार्ट के साथ, इंडिया के ह्यूमन पार्ट के साथ, इंडिया के इकोनॉमिक पार्ट के साथ। ठीक है, और हमें मैप पे भी काम करते चलना है साथ साथ में। जो लोकेशंस हम पढ़ते हैं फिजिकल, ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, उन्हें मैप पे भी देखते हुए चलना है, वो लोकेशंस कहाँ पर हैं। जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी में कोई माउंटेन हमने पढ़ा तो उस माउंटेन की लोकेशन मैप पर कहाँ होगी ये भी हमें जानना होगा। ठीक है, समझ रहे इसको। अब देखो हम लोग कुछ बुक्स की बात करें कि ज्योग्राफी के अंदर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। जैसे कई बार बच्चों के क्वेरीज होते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें। देखो यहाँ पे ना सारे सब्जेक्ट के बुक की लिस्ट कुछ दिए हुए हैं, बट मैं सब पे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपके पास ज्योग्राफी वाले बुक लिस्ट की बात कर रहा हूँ। देखो ज्योग्राफी में बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ बहुत अधिक भटकने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पे यदि काम करते हो ढंग से, यदि एनसीईआरटी की मैं बात कर लूँ, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रिपरेशंस कराएगा ये एनसीईआरटी है।
और एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक एनसीईआरटी डिस्कस करनी, जिनमें से 6 to 10th ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, न्यू नहीं पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 6 to 10th ओल्ड सिलेबस की एनसीईआरटी। बट 11th एंड 12th की हम बात करें तो यहाँ पर आप ओल्ड एंड न्यू दोनों ले सकते हैं अपनी अपनी चॉइस पर, दोनों पढ़ लें और बेहतर है, अपनी अपनी चॉइस। इन सबके साथ साथ में आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में एक किताब आती है, फिजिकल ज्योग्राफी है, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लियोंग की, एक अच्छी किताब है, इसे भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा एक बुक और मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपके लिए, बट यदि आप एनसीईआरटी पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, माजिद हुसैन की, इस बुक को भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन की। इनके साथ आपको एक एटलस, तो एटलस में जो रिकमेंड करता हूँ वो है आपका ओरिएंट ब्लैक स्वैन स्कूल एटलस, ठीक है। ये एटलस आप देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस भी ले सकते हैं। इनमें से कुछ सोर्सेज है, बेसिकली आपको एनसीईआरटी पे फोकस करनी है। इसके अलावा आप जीसी लियोंग वाली बुक देख सकते हो, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी माजूसन भी देख सकते हैं। और एक एटलस आपको लेनी है कम से कम, तो ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस आप देख सकते हैं। यदि ये नहीं मिल रहा तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो जितने लोग देख रहे हो सभी लोग लाइक करो, कुछ अच्छे कमेंट भी करो, और एक बार फिर मैं बोलूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेप आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ अच्छे कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय।